वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन पर। मैं संदीप तिवारी। आज के इस मैथ्स के मॉक टेस्ट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मॉक टेस्ट आप जैसा जानते हैं कि मैथ्स को लेकर के मैं रेगुलर करा रहा हूं और इसमें आज अगर संख्या देखेंगे 11वीं है। हर परीक्षा को लगभग टारगेट करता है और जो रिसेंट परीक्षाएँ जैसे आगे आने वाली परीक्षाएँ उन पर यह डिपेंडेंट है, उन्हीं को बेस बना के चलाया गया है। तो आप सभी लोग यहाँ पर हर प्रश्न को मेरे साथ करेक्ट करते चलिए। ये मॉक टेस्ट जितनी भी क्लासेस है ऑनलाइन की वहाँ पर भेजा गया है। ऑफलाइन के लिए आज दूसरा मॉक टेस्ट था। उस मॉक टेस्ट की एनालिसिस मैं पहले से करा चुका हूँ। ऑनलाइन की मॉक टेस्ट और इसको नया प्रश्न मान करके सबको करना जरूरी है। सब लोग प्रॉपर हर प्रश्न को देखें, अपनी तैयारी को समझें और देखें कि वो खुद कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर आता है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। 1 से लेकर 9 तक, देखिए सिंपल क्वेश्चन है। 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना पूछ रहा है। मतलब एक प्रकार से अगर आपको कहा जाए कि 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, ऐसे बढ़ते चले जाएं, 9 के वर्ग तक की सभी संख्याओं का जोड़ करना है। जोड़ भी पूछता है, औसत भी पूछता है। तो दोनों बातें ध्यान रखिए। अगर योग पता चलेगा तो औसत तो एवरेज तो आराम से आप निकाल ही देंगे। याद रखिएगा एक फार्मूला इस पर काम करता है, क्योंकि हम इंडिविजुअली एक एक को जोड़ करके डिसाइड करना बहुत टफ है। हम लिख देते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक, प्राकृतिक ही बोलिए संख्या में, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों, स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं, का जो योगफल होता है वह एक फार्मूले से काम करता है। क्या? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये रूल लगता है। n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 होता है। अब इसने बोला था 9 संख्याएं हैं, तो सीधा सीधा इसी फार्मूले पर। और एक बात और दिमाग में रख लीजिएगा, ये तो योग है। अगर औसत करना है तो इसी को n से भाग करते हैं, क्योंकि योग डिवाइड बाई संख्या होता है। तो n कैंसिल हो जाएगा और सिंपली n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 हो जाता। फिलहाल हमसे योगफल पूछा है, तो संख्या 9 है। 9 गुणे 9 में 1 जोड़ेंगे 10 होगा, और 2 गुणे 9 1 18 1 19 होगा। डिवाइड बाई 6 करेंगे, 3 दूना 6 होता है, 3 तिया 9 होता है, और 2 पंचे 10 होता है। 3 पचे 15 हुआ, 15 गुणे 19 कर देते हैं। 15 9 135, 13 हुआ, 15 के 15 13, आपका 28 हो जाएगा। 285 राइट सोल्यूशन होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इस तरह से प्रश्न आपको पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के, घनों के, नॉर्मल संख्या, उनका औसत, ये पैटर्न्स आप जो सीरीज का बनता है इसको जरूर तैयार रखिए, जिससे कि अलग अलग परीक्षाओं में कुछ भी पूछा जाए तो इससे रिलेटेड प्रश्न आप एग्जाम में कराएं। ठीक है, आइए हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन पर यहाँ पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया सा क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसा प्रश्न देखिए आपको एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। अगर दिमाग नहीं चलता है हमारा, तो हम फ्लो को नहीं समझ पाते, तो हम कंफ्यूज होते हैं। प्रश्न क्या दिया है देखिए। मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है, मतलब वह फूडिंग में खर्च कर देता है। हर व्यक्ति की इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन खर्च के रूप में अलग अलग तरीके से निर्धारित होता है। हर व्यक्ति कुछ पैसे अपने इनकम का, आय का, रहने में, खाने में, कपड़े में, यातायात में, ट्रैवल में, अलग अलग जगहों पे खर्च करता है। उस व्यक्ति ने भी क्या किया कि अपनी इनकम का 33% अर्थात लगभग 1/3 उसने भोजन में खर्च किया। उसने कहा कि अगर उसके अपने वेतन में 1000 रुपये की वृद्धि दिखती है, कि अगर कहीं से उसको ये समझ में आया कि वेतन उसका 1000 रुपये बढ़ गया है, लेकिन उसने अपने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, खाने का जो खर्च पहले था वही अब भी रह गया, जिसके कारण होता क्या है, उसका खर्च कम होकर के 27%। सिंपल सी बात है, अगर वैल्यू इनकम बढ़ गई तो इनकम बढ़ जाने से उसी इनकम पर सेम अमाउंट, क्योंकि खर्च वही है जो पहले था वही अब भी है, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं, बट परसेंटेज आपको अलग दिख गया। जैसे अगर आप सोचें कि मान लो हम पहले 100 रुपये मतलब 20 रुपये खाते थे। अगर 100 रुपये की मेरी इनकम थी, जैसे अगर इसके हिसाब से सोचो, अगर हमारी इनकम 100 रुपये थी तो हम 33 रुपये खाते थे। अभी हम उस 100 में कुछ वृद्धि देख रहे हैं। हालांकि हम डायरेक्ट 1000 नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वहां पर वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग है। वृद्धि देख रहे हैं, लेकिन हमने खाने में खर्च तो उतना ही रखा। 33 पहले खाते थे, अब भी 33 ही का रुपए खाते हैं, लेकिन इनकम आपकी बढ़ गई है। अब वह 33 जो रुपए है वो नई वैल्यू पर है, इसका मतलब उसका मान घट करके 27% हो गया। यही अगर आपने सेट कर लिया ट्रेडिशनली, हालांकि ट्रेडिशनली करेंगे तो टाइम लगेगा। जैसे आप इनकम मानो चलो x थी या 100 थी, जो भी आप सोच पाएंगे, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको हर लेवल पर एक डाउट या थोड़ा सा टफ दिखता चला जाएगा, जहाँ से आपको कर पाना उतना आसान नहीं होगा। सिंपल सोचो कि अगर व्यक्ति की आय पहले कुछ थी, उसका वह 33% खर्च करता था। उसने देखा कि उसकी इनकम 1000 रुपये बढ़ गई, 1000 बढ़ती दिखी, आय उसकी बढ़ी है। ध्यान दीजिएगा, तो पहले इनकम थी x मान लो या 100% में 1000 बढ़ा, लेकिन उसने अपने खर्च को नहीं बढ़ाया, जिससे उसका पहले का खर्च जो भोजन पर 33 था
अभी वह 27 हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसी को अगर आपने जज कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं। सोचो अगर यहाँ पर वेतन यक्स था, जो भी था, तो यहाँ पर भी वेतन यक्स है, लेकिन यक्स में 1000 जुड़ा है, तो उनके वेतन में फर्क कितने का है बोलो? 1000 का। 1000 का फर्क है। और यह परसेंटेज में कितने का फर्क है? 6% का। लेकिन यह जो 1000 का फर्क है वो किसका है? 1000 का फर्क यहाँ पर सीधा सीधा वह 27% पे डिपेंड करेगा। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि यहाँ पर वह वैल्यू जो यहाँ पर यह डिफरेंस के रूप में आ रही है एग्जैक्टली वह कितनी होगी, जिसको पता करने के लिए आपको 27% को वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा, गुणे आपको 1000 करना होगा, मतलब उस 1000 का 27% निकालना होगा। 1000 का, देखो एक चीज सोचो, आपको आपके मन में आएगा सर ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि देखो भाई, इनकम जो मेन इनकम थी वो तो यहाँ पर भी उतनी ही थी, करेक्ट है, और यहाँ पर भी उतनी आई, लेकिन 1000 बढ़ गया। सेम वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन जो डिफरेंस है इस 1000 पर है, तो इस 1000 का 27% अगर निकाला, यह वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 270। यह 270 किससे कंपेयर किया जाएगा? 6% से। अब आप यहीं से अगर 100% निकाल लो तो उसकी आय हो गई, तो 100% का मान देखिए कितना हो जाएगा। अब परसेंट से गया, 3 दूना 6 होता है, 3 9 27, 90 हो गया। 2 से इसको डिवाइड कर दे 45 होगा, और 45 को 100 से गुणा करें तो 4500 होगा। 4500 इसका राइट सोल्यूशन है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है? पहले में दिया है। ए ऑप्शन है राइट सोल्यूशन। आप 4500 नोट करिए। सेकंड क्वेश्चन आपका डन होता है, प्लीज इसको अच्छे से उतार लें, समझ लें। अब आते हैं हम लोग थर्ड पर, तीसरे पर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, साधारण सा, आपको हल कर लेना चाहिए। अक्सर एग्जाम में ऐसा एक सरलीकरण का प्रश्न दिख जाता है, जैसे खास करके पुलिस का एग्जाम है। देखिए 144 है, डिवाइड बाई कितना दिया है? 40 दिया है, 40 माइनस कितना है? कुछ चलिए यहाँ पर 37 है, माइनस 25 है, माइनस 112 है, भागे 7 है, गुणे 4 है, यहाँ पर बार ब्रैकेट है, एक क्लोज है, एक क्लोज है, एक क्लोज है। अब इसके सोल्यूशन में हमको जैसे प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी ब्रैकेट की। सबसे पहले ब्रैकेट में भी सबसे पहले बार आता है, फिर छोटा आता है, फिर मजला आता है, फिर बड़ा आता है। और कैलकुलेशंस में अगर देखा जाए तो सबसे पहले का आता है, हालांकि है नहीं, फिर डिवीजन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है। ये प्रायोरिटी होती है। उसके आधार पर अगर हम चलें तो ब्रैकेट को ही अगर नोटिस करें तो छोटा ब्रैकेट ये है, लेकिन उसके अंदर भी बार ब्रैकेट है, और बीच में देखो डिवीजन है। अब मन में आ रहा होगा कि 7 से पहले भाग करूं कि गुणा करके भाग करूं। बात आप समझो, पहले आपको गुणा दिमाग में रखना होगा, हालांकि डायरेक्ट अलग अलग भी करके करेंगे तो एक ही चीज आएगा, लेकिन 7 चौके 28 कर दें। 28 से हम लोग क्या कर दें बताइए? 7 चौके 28 करके 28 से इसको डिवाइड करें। 28 कितनी बार जाएगा? 28 आपका 4 बार जाएगा, ठीक है। 4 8 32, 4 2 8 3 11, करेक्ट 4 बार गया। 25 से 4 घटा दे, 21 हो गया। 21 निकाल दे सीधा सीधा इससे तो 16 हो जाएगा। 16 इसमें से घटा दे तो 24 हो जाएगा, और 24 इसको डिवाइड करेगा 6 आएगा। एकदम एग्जैक्टली राइट सोल्यूशन इसका कितना हो जाएगा? 6 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया गया है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो जाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन है, नोट कर लें। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न, चौथे पर आते हैं। एज रिलेशन का क्वेश्चन है। एज रिलेशन का रोल बहुत एग्जाम में, हर एग्जाम में स्टैंडर्ड बढ़ते हुए, स्टैंडर्ड अपडेट करते हुए प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए ध्यान से इस प्रश्नों पर, इस तरह के प्रश्नों पर अपना फोकस बनाइए। 10 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। एक माता जी थी, अपने बेटे की 3 गुनी थी। कब? लेकिन 10 साल पहले। कब से? अब से। कोई भी चीज अगर पहले बोलेगा, बाद बोलेगा, तो कहां से? अब से। 10 साल बाद मतलब कब से? अब से। बाद माँ की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। माता जी बेटे की डबल हो गई। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात आपसे पूछा गया है। ये है वर्तमान, ध्यान दीजिएगा, ये वर्तमान है। 10 साल पहले की इंफॉर्मेशन थी, 10 साल पूर्व, और 10 साल बाद की इंफॉर्मेशन है, 10 साल बाद। दोनों में माताजी और पुत्र की आयु का रेशियो दिया है। 10 साल पहले क्या था? माँ अपनी बेटे की 3 गुना थी, तो माँ मतलब मदर एंड बेटा मतलब सन। माँ अपने बेटे की 3 गुना थी। बट 10 साल बाद मतलब यहाँ से सोचा जाए तो 20 साल का गैप है। यहाँ से सोचिए तो 20 साल का गैप है, यहाँ से यहाँ तक 20 साल माता की उम्र और 20 ही साल बेटे की उम्र जब जुड़ेगी तो माता जी अपने बेटे की 2 गुना हो जाएंगी। इस तरह का प्रश्न बहुत रिलेट करता है। उसमें एक चीज हमको समझ में आ रही है कि यहाँ से यहाँ का जो एज गैप है, जो 20 साल है, ये आपको दिमाग में सेट करना होगा। यह 20 साल दोनों के लिए है, माता जी के लिए भी और बेटे के लिए भी है। तो ऐसी केस में हमें रेशियो में भी सेम गैप सोचना पड़ता है, और नहीं है तो बनाना पड़ता है। क्या है कि नहीं? 3 से 2 हो रहा है, 1 का गैप, 1 का 1 बराबर है, सेम है। सेम है तो मतलब एक प्रकार से रेशियो गैप दोनों का अलग अलग है, और अलग अलग है तो उसको इक्वल इसलिए करना है
क्योंकि यहाँ से भी 20 साल जुड़ा है, यहाँ से भी 20 साल जुड़ा है। अब कैसे कर पाएंगे, इसका तरीका देखो, इसको एक देखो डिफरेंस कितना है दोनों का, क्योंकि आयु का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है, उसी डिफरेंस को आधार मानकर हम ऐसा कर रहे हैं। इनका डिफरेंस 1 है, इनका डिफरेंस 2 है। आप इसको किससे गुणा कर दो, 1 से, और इसको गुणा कर दो 2 से। अभी देखिए ऑटोमेटिकली रेशियो का डिफरेंस आपको इक्वल होता दिखेगा। 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा, 3 3 रहेगा, 1 1 रहेगा। 2 से करते यह 4 हो जाएगा और यह 2 1 के 2 हो जाएगा। अब देखिए तो आपको कन्फर्म समझ में आएगा कि 3 से 4 है, 1 बढ़ा है, 1 से 2 है, 1 बढ़ा है, 1 1 का डिफरेंस नजर आया। 1 का डिफरेंस किसके बराबर है, 20 के बराबर है। एक्चुअली अनुपात में 1 का डिफरेंस है, रियलिटी में 20 का है। 1 बराबर क्या है, 20 है। 1 बराबर अगर 20 है तो आप कहीं से भी उम्र निकाल लें। जैसे अगर आप पहले का निकालेंगे, बेटे की मान लीजिए इस समय 20 था, माता जी इस समय कितनी रही होंगी, 60 रही होंगी ना, 60 रही होंगी। बेटे की उम्र इस समय कितनी थी, आप कंफर्म कर दीजिए कि यहाँ पर 1 का जो डिफरेंस है, 1 की वैल्यू यहाँ पर 20 है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर बेटा जो है इस समय 20 साल का है, तो माता जी कितने साल की हैं, 60 साल की हैं। अब अगर वर्तमान में लाएंगे तो वर्तमान में क्या स्थिति होगी, 10 साल जोड़ना होगा तो माता जी 70 साल की हो जाएंगी, और बेटा कितने साल का हो जाएगा, 30 साल का हो जाएगा। तो 70 30 का रेशियो है, मतलब 7 3 का रेशियो है। 7 3 का रेशियो ऑप्शन नंबर ए है। चाहते तो आप यहाँ से भी कर सकते थे, अगर यहाँ पे उम्र निकाल लेते 10 घटाना पड़ता। यहाँ उम्र निकालते तो माता जी 80 साल की, बेटा आता 40 साल का, 10 घटाते 70 30 तब भी बनता। तो वर्तमान में हमसे रेशियो पूछा जो कि 7:3 बन जाएगा। तो चौथे प्रश्न का राइट सोल्यूशन है 7:3। नोट कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है और बढ़िया से इसका सोल्यूशन भी है। अब अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। कहा है कि एक पाइप है जो टंकियों में लगा रहता है, पानी भरने या निकालने का काम करता है। किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में, 7/4 घंटे में। जबकि एक दूसरा पाइप है, टैंक को पूरा भरा होने पर, जब पूरा भरा रहता है, 21/8 घंटे में उसे खाली कर सकता है। नीचे जैसे देखिए, अगर आपके घर पे टैंक लगा है, ऊपर टंकी, तो ये एक जगह से पानी सप्लाई उसको पानी भरती है, और दूसरा नीचे से अलग अलग रिसोर्सेस के माध्यम से पानी को बाहर भी निकाला जाता है। किचन में, बाथरूम में, लॉन में, अलग अलग जगहों पे निकाला जाता है। तो एक पाइप भरने का काम करती है जो 7/4 घंटे में भर सकती है, दूसरा खाली करने का काम करती है जो 21/8 घंटे में खाली कर सकती है। कह रहा दोनों पाइप को उस समय खोला गया जब टंकी 2/3 खाली था। 2/3 खाली का मतलब 1/3 भरा था। 2/3 खाली था मतलब 2/3 टंकी भरनी है। 1/3 भरा हुआ, जैसे अगर एक पूरी टंकी ऐसे थी, ऐसे इतना भाग भरा था 1/3, और 2/3 खाली था। इसी 2/3 को खाली करना है, इन दोनों को कंबाइन करके। कंबाइन देखिए कैसे, एक भरने का काम। अच्छा, ऐसी केस में भरने वाले की कैपेसिटी ज़्यादा होगी तभी भर पाएगा, नहीं तो भरे औरेगा नहीं। खाली करने वाला कमज़ोर रहेगा। हालांकि आप सोचो कि यहाँ पर दोनों इम्पैक्ट डालेंगे, वो भरेगा, वो कुछ निकालेगा, लेकिन ऐसी केस में जब भरना हमारा उद्देश्य है तो खाली करने वाला कमज़ोर होना चाहिए, भरने वाला ताकतवर होना चाहिए। ये भरने का काम करता है, पाइप ये मान लो, और यह 7/4 घंटे में टंकी को भर सकता है। ये भर रहा है तो पॉजिटिव कर दें, क्योंकि भरना ऑब्जेक्टिव है हमारा, भरना उद्देश्य है। दूसरा खाली करने का काम कर रहा है, तो खाली करने का काम कर रहा है, और कितने घंटे में खाली कर देगा, 21/8। ऐसे में हमको अपनी टंकी की कैपेसिटी सोचनी पड़ेगी, मतलब टंकी की क्षमता मानिए कितनी हो जाएगी, बताएं। ऐसे में हमारे दिमाग में चलता है कि हम एलसीएम, दरअसल एलसीएम ही इसका अप्रोच होता है। एलसीएम क्या लें, और जब भिन्न में डेटा है तो आपको बहुत डरना नहीं है। आप डिनोमिनेटर मत सोचो, न्यूमरेटर सोचो। यहाँ 7 है, यहाँ 21 है, तो 21 लीटर की टंकी है। कितने की, 21 लीटर की। अब 21 लीटर की टंकी है। अब हम क्षमताओं की बात करें तो इससे भाग करेंगे तो 4 ऊपर 7 नीचे, 7 3 21, 3 चौके 12, 12 लीटर पानी डालेगी। कैसे दिमाग में आया, देखिए 7/4 से भाग करेंगे, 7 नीचे 4 ऊपर, 7 3 21, 3 चौके 12। इससे भरिए 21/21 गुणे, मतलब 8 ऊपर 21 नीचे, तो एक प्रकार से 8 लीटर पानी ये निकाल रहा है, ये भर रहा है। दोनों जब मर्ज होंगे तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि 1 घंटे ही है ना, 1 घंटे में दोनों जब मर्ज होंगे तो ये बेचारा 12 डालेगा, ये 8 निकालेगा, तो अवेलेबल कितना रहेगा, बचेगा कितना, 4 लीटर। और अगर इस पूरी टंकी को इसे भरना होता तो 21/4 करते, बट हमें टंकी के 2/3 भाग को भरना है, पूरे भाग को नहीं भरना है। अगर इसे पूरा भरना होता, मतलब इस पूरी टंकी, तो 21/4 घंटे लगता, बट हमें पूरी टंकी नहीं भरनी है, हमें टंकी के 2/3 हिस्से को भरनी है जितना खाली है। तो इसको गुणे 2/3 कर दें, 3 सते 21 होता है, 2 दूना 4 होता है, 7/2 घंटे हुआ। अब 7/2 घंटे डायरेक्ट तो लिखा नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 सही 1/2 घंटे।
3 सही 1/2 घंटे का मतलब 3 घंटे पूरे, और 1/2 घंटे को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 1/2 गुणे आप 60 कर दें 30 मिनट ना, 3 घंटे और 30 मिनट, 3 घंटे 30 मिनट में पूरी टंकी आपकी भर जाएगी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो बी ऑप्शन नोट कर लें, करेक्ट सोल्यूशन है। पांचवा प्रश्न डन होता है आपके लिए। राइट सोल्यूशन यहाँ पर 3 घंटे 30 मिनट है, आप उतार सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। ये पांचवा डन होता है, क्लियर। नेक्स्ट आइए छठे पर। छठा क्वेश्चन देखिए क्या है। एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम जिसे कहते हैं, का जो आधार है बेस, इसकी ऊंचाई से दुगुना है, ऊंचाई का डबल है, हाइट का डबल है। यदि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है 392 वर्ग मीटर है, तो इसकी ऊंचाई, आसान प्रश्न है, इसमें समांतर चतुर्भुज का केवल हमें क्षेत्रफल का नियम पता होना चाहिए। ये समांतर चतुर्भुज होता है, ऐसे बना दें, ये समांतर चतुर्भुज है जिसमें विपरीत भुजाएं समान तथा क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ये इसके बराबर होता है, यह इसके बराबर होता है। यह आपका समांतर चतुर्भुज है जिसका नाम मान लीजिए ABCD है, करेक्ट, ABCD है। अब इसको ध्यान से मेरी बात को समझिए कैसे करना है। एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से दुगुना है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया हमको दिया है 392 वर्ग मीटर, तो इसकी ऊंचाई कितनी है। इसका एरिया हमेशा क्या होता है पता है, अगर आप किसी भुजा को, सपोज करो आपने AB को लिया बेस, इन दोनों समान भुजाओं के बीच की जो दूरी होगी उसे आप D या H कह दीजिए। इसे आप कह सकते हैं कि दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। जैसे अगर आप इसको बेस लेंगे ना, तो आपको इन दोनों के बीच की दूरी लेनी होगी, इसको बेस लेंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी लेनी होगी। एरिया जो होता है हमेशा बेस इंटू क्या होगा, हाइट होगा, यूनिट स्क्वायर जो भी रहेगा। अब जैसे इसने हमसे प्रश्न में कहा है कि इसका जो आधार है ऊंचाई का दुगुना है, तो इस केस में अगर हम लोग कह दें कि ऊंचाई अगर h है तो बेस इसका कितना हो जाएगा, 2h हो जाएगा ना। आधार जो है ऊंचाई का दुगुना, ये देखिए ऊंचाई से दुगुना है। अब क्षेत्रफल दिया है, तो ऐसे केस में अगर एरिया की बात करें, एरिया तो आपको 392 दिया ही है, बेस इंटू हाइट नियम होता है 392। अब ऊंचाई के टर्म में हमने कन्वर्ट भी कर दिया है, तो बेस को मैंने बोला 2h है, क्यों, क्योंकि ऊंचाई का डबल है, और h तो h ही है, बराबर 392 है। ये 2 से काट देते हैं, 2 1 के 2, 2 9 18, 2 6 12, h स्क्वायर का मान अगर इतना है तो h बराबर अंडर रूट इतना होगा, और अंडर रूट होगा तो ये आपका 14 हो जाएगा। 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर यहाँ पर ऊंचाई होगी। अगर यहीं पर हम लोगों से पूछा होता कि उसका आधार कितना है, तो 14 दूना 28, 28 मीटर हो जाता। तो राइट सोल्यूशन इसका पहला ऑप्शन है, 14 मीटर इसकी ऊंचाई होगी, जो ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह से देखिए जनरली पूछ लेता है, और कभी कभी ऐसे भी पूछ लेगा कि आपको क्षेत्रफल बनाने को कहेगा, फिर अगला बेस देगा, उनके बीच की दूरी पूछ लेगा। तो बहुत तरीके से समांतर चतुर्भुज के प्रश्न आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे प्रश्नों पर फोकस रखिए। आई होप आपको समझ में तो आ ही गया होगा, आ गया होगा तो आप बताना हमें कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक ट्रेन है जो कि 14.5 सेकंड में 130 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म पार करती है। प्लेटफॉर्म को जब ट्रेन कभी पार करती है तो अपनी लंबाई को प्लेटफॉर्म में जोड़ देती है और अपनी ही स्पीड से चलकर चलती है और पार कर जाती है। अब वही ट्रेन देखिए क्या करती है, 20.25 सेकंड में 245 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है। मतलब ट्रेन वही रहती है, चाल वही रहेगी, और उसने एक दूसरा उससे बड़ा प्लेटफॉर्म था जिसको पार किया, तो थोड़ा समय तो ज़्यादा ही लगेगा। ट्रेन की गति हमसे पूछ रहा, वो भी सारे किलोमीटर प्रति घंटे में है। दो तरीके से कर सकते हैं। तरीका एक पहला देखिए आप लोग, और बाकी ओरल हो जाएगा। सबसे पहले दिमाग में रखिए, जब भी कभी किसी प्लेटफॉर्म को ट्रेन चलकर पार करेगी तो अपनी लंबाई में, मतलब पार करने का जो समय होगा, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई डिवाइड बाई उसकी स्पीड। किसकी? प्लेटफॉर्म तो चलेगा नहीं, ट्रेन की स्पीड। अगर इसमें हम एक चीज़ समझ गए कि ट्रेन की लंबाई बराबर है, स्पीड बराबर है, तो स्पीड को कंपेयर करेंगे। स्पीड जो होता है चाल दूरी बटा समय होता है। तो अगर हम ट्रेन की लंबाई को यल मान लें, प्लेटफॉर्म की लंबाई 130 है, कितनी स्पीड से चलकर पार किया है, स्पीड नहीं समय में कितना पार किया है, तो समय लगा है कितना बताएं, पहले में 14.5। दूसरा फिर वही ट्रेन थी, उसने 245 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार किया है और कितने समय में, 20.25। अब इसको हल करें तो यहाँ से ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। अब ट्रेन की लंबाई आ गई, हालांकि दोनों हैं स्पीड, भाई ये स्पीड बनाया मैंने, ए भी स्पीड है, ए भी स्पीड है। बाद में लंबाई को कहीं पुट करेंगे तो स्पीड तो आएगी आएगी, बट ये टाइम टेकन प्रोसेस है। सिंपली कर सकते हैं। देखो पहले 130 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था, ये समझिएगा, इसको पार कर रही थी, कितना समय लग रहा था, 14.5। फिर एक और है 245 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इसको पार करिए तो कितना समय लग रहा है, 20.25। ये बताइए इस समय क्यों ज़्यादा लगा, बोलिए क्यों ज़्यादा लगा?
भाई लंबाई तो फिक्स है, लंबाई तो इसको भी जब पार करी थी अकेले इसी को थोड़ी पार की थी, खुद को भी पार की थी। इसको भी जब पार करी थी तो अकेले इसी को थोड़ी पार की थी, खुद को भी पार की थी। तो खुद वाले को तो दिमाग से निकाल दो, क्योंकि इसमें बराबर है। ये समय क्यों ज्यादा लगा? क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है। तो कितनी ज्यादा है बताओ? 5 1 1 115 मीटर ज्यादा है। कितना समय ज्यादा लगा? कितना समय बताइए? 5.75। घटा के देख लीजिए, 5.75। इस समय क्यों ज्यादा लगा बोलिए? क्योंकि यह इतनी ज्यादा लेंथ थी। तो यह लेंथ, यह स्पीड डिवाइड कर दे, चाल हो गई रेलवे। चल तो रेलगाड़ी ही रही ना। स्पीड इज इक्वल टू 115/5.75। लेकिन ये क्या है? मीटर पर सेकेंड है। मीटर पर सेकेंड को जब किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो इसी लेंथ 115/5.75 गुणे 18/5 कर दें। अभी हल हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा। सिंपल यही करना था। दिमाग लगाएंगे तो तुरंत आएगा, और नहीं लगाएंगे तो समय लगेगा। 2 जीरो बढ़ा, ठीक है। मेरे ख्याल से 5 बार जाएगा, कन्फर्म है 5 बार गया। 15 × 5 = 75, सही, एकदम सही है। अब इसको डिवाइड कर दे, 25 से डिवाइड कर दे। 25 × 7 = 175, 25 दूना 50, 72 किलोमीटर प्रति घंटे आया। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी है। तो ऐसे प्रश्न को हल करने का एक सिस्टमेटिक तरीका बाकी है तो है, लेकिन ध्यान दीजिए तो जल्दी आएगा, और नहीं ध्यान देंगे तो समय लेगा, सीधी सी बात है। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। 8वां देखिए, कहा है, क्वेश्चन आसान है। एक पायदान है, पायदान जैसे कहीं पर भी बनता है। 72 रुपए में जब बेचता है तो कोई बढ़ई जो कारपेंटर होता है उसे 10% की हानि, नुकसान हो जाता है। अगर वही को 96 रुपए में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी? ज़्यादा अब देखो डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब 10% की हानि होती है, तो 10% की हानि मतलब अगर निवेश लागत 100% है तो उसको 90% प्राप्त होता है 10% की हानि पर। तो मेरा ये कहना है, ध्यान से देखिएगा, कि 72 रुपए में बेचने से उसे 90% प्राप्त हुआ ना, 72 रुपए में। और अगर उसी को 96 रुपए में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत प्राप्त होगा? यही डिसाइड हो जाएगा तो लाभ हानि कंफर्म हो जाएगी। आइए डिसाइड कर लेते हैं, तुलना करते हैं। 12 × 6 = 72, 12 × 8 = 96, यही होता है ना। 2 × 3 = 6 होता है, 2 × 4 = 8, तो इसका मतलब 24 × 4 = 96 था, 24 × 3 = 72 था। 3 से इसको डिवाइड कर दे, 30 हो गया, 30 × 4 = 120। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम 100 के ऊपर हैं, कितना पहुंच गए? 120। इसका मतलब तय है कि हमें 20% का क्या हो गया है? लाभ। अगर उसने उसे 96 रुपए में बेचा है तो उसे 20% का क्या है? लाभ है। ओरल बता सकते हैं, कोई खास ऐसा प्रश्न नहीं था जिसमें आपको इतना तामझाम करना था। इजीली आप इस प्रश्न का सलूशन दे सकते थे सभी को। तो क्लियर हो गया होगा। 8वां आपका डन होता है। 9वें पर आ जाइए। ये देखिए, 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे जब क्रमशः 5, 6 और 7 से भाग करते हैं तो शेषफल 4, 5 और 6 बचता है? बहुत आसान है। देखिए, आपको सबसे पहले एक टारगेट दे दिया कि 5000 से छोटी संख्या सोचनी है। 5000 से छोटी हो लेकिन सबसे बड़ी हो। भाग किससे करना है? 5 से, 6 से, 7 से। रिमाइंडर क्या बचे बताइए? 4 बचे, 5 बचे, 6 बचे। एक और चीज आप देख रहे होंगे कि इन सब के बीच कितने कितने का फर्क है? 1 1 का, है ना। तो नियम इसका सच में क्या होता है पता है? नियम ये होता है कि एक ऐसी संख्या सोचो जो इन सब से कट जाए, अर्थात इनका एलसीएम। लेकिन एक प्रॉब्लम दे दिया है कि 5000 से छोटा होना है, तो आपको सबसे पहले एलसीएम सोचना है जो प्रत्येक से कटे, लेकिन उसको कहाँ पहुंचाना है? 5000 के सबसे नज़दीक। उसके बाद जो 1 का डिफरेंस है, जो 1 का डिफरेंस यहाँ पर है, अगर हम उस 1 के डिफरेंस को 1 से उसको घटा देते हैं तो एग्जैक्टली हम उस पोजीशन पर पहुंच जाएंगे जिसको, क्योंकि एक शेषफल नहीं लाना है, लेकिन पता है भाजक और शेषफल के बीच का डिफरेंस 1 बनाना है। तो 5 से भाग करने पर 4 आए, 6 से करने पर 5 आए और 7 से करने पर 6 आए। तो 1 जब घटा देंगे उस एलसीएम से या उस मान से जो इस सबसे कट जाए कंप्लीटली, वही उत्तर होगा। इसको करने के लिए सबसे बेहतर है ऑप्शन। ऑप्शन से देखिए, मैं आपको डिसाइड करके बता रहा हूँ। 5 से भाग करूँ, 6 से भाग करूँ, 7 से भाग करूँ, शेषफल देखो कैसे आए। 5 से करने पर 4, 6 से करने पर 5, 7 से करने पर 6। 5000 के सबसे नज़दीक अगर देखा जाए तो ये है, देखा जाए। अभी पता चला कि 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, जबकि कटना नहीं चाहिए, शेषफल 4 आना चाहिए। क्यों 5 से कट रहा है? क्योंकि अंतिम में क्या है? अंतिम में 5 है। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी ये 5 से कट जाएगा। इसको अगर हम 5 से भाग करेंगे, देख लीजिएगा आपके पास यहाँ पर अंतिम में क्या है? 31 है। 5 9 45, 3 3, 5 6 30, 5 6 30, एक शेषफल आएगा, ले देकर यही बचा। इसी संख्या को देख लीजिए, 5 5 25, 4, अब आप देखो 5 3 45, 3 8 5 6 30,
5 पचे 25, 4 29, इसको भाग देने पर 4 आएगा, 6 से भाग देंगे तो 5 आएगा और 7 से देंगे तो 6 आएगा। कन्फर्म है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। 7 से करके देखिए, 7 छंगे 42, 6 2, 7 अठे 56, 6 और 9, 7 9 63, 63 6 59, देखिए बना कि नहीं, सब पर सेट हो गया। तो राइट सोल्यूशन यही है, डिविजिबिलिटी से जा सकते थे, कोई इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं थी। राइट सोल्यूशन देखिए, ऐसे प्रश्न केवल अगर दिमाग चलता है ना सब कर लेते हैं, नहीं चलेगा तो भाई प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। राइट सोल्यूशन 4829 है, करेक्ट आंसर है। 9वां प्रश्न आपका डन होता है। आइए 10वें पर आइए। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 25% तक धोखा देता है। खरीदने में भी देता है और बेचने में भी देता है 25%। एक तो कम तौल के हिसाब से धोखा देता है और फिर बेचने में भी देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत सतत हो गया। जो उसकी लागत है उसके हिसाब से सतत प्रक्रिया चलेगी। तो 25% का देखिए ऐसे कर दीजिए, 25%, 25%, दो क्रमिक यहाँ पर डिक्रीज सोचिए, दो क्रमिक कमी सोचिए, तो हम लिख सकते हैं 25 + 25 + 25 × 25 / 100। आप इस प्रोसीजर को फॉलो करिए, इस प्रक्रिया का भी उपयोग कर सकते हैं, बाकी जो फ्रैक्शनल उपयोग होता है उससे भी जा सकते हैं। कैसे देख लीजिए, आप सभी लोग डिसाइड करिए। 25 25 50 होता है, 25 25 हमें 625 होता है, बटे 100 करेंगे 6.25 होगा, तो 56.25% का उसे क्या हो जाएगा, फायदा होगा, जो आपको मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे भाई, 25% 1/4 होता है, 4 से 1 घटकर 3 होगा, 4 से 1 घटकर 3 होगा, नहीं बढ़ाना है, लाभ लेना है, 4 से 1 बढ़कर 5 होगा, 4 से 1 बढ़कर 5 होगा, 16 हुआ, 5 पचे 25 हुआ, 16 से 9 25 होता है, 9 बढ़ गया है, किस पर, 16 पर, 9 × 100/16 कर दो, 4 चौके 16 है, 4 25 बार है, 25 9 225/4 कर दो, यही आपको एग्जैक्टली प्राप्त हो जाएगा। दोनों से आप जा सकते हैं। तो 10वां प्रश्न आपका डन होता है। 56.25% का लाभ उस दुकानदार को हो रहा है। 11वें पर आइए, प्रश्न क्या है, पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, मतलब कम क्षमतावान है। जो ज़्यादा समय लेगा वो कम क्षमतावान होगा। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो 18 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, 18 दिनों में पूरा कर लेते हैं। क्यू अकेले इस काम को कितने दिन में कर पाएगा। अब थोड़ा समझिए इसको, क्षमता कंपेयर करी जाएगी सबसे पहले, लेकिन समय कंपेयर दिया है, क्षमता नहीं दिया है। जैसे कोई कहे कि हम 50% अधिक क्षमतावान हैं, तो बात दूसरी है। यहाँ पर 2 पर्सन है, दोनों के समयों का अनुपात दिया है। कैसे, P जो है Q से 50% अधिक समय लेता है, इसका मतलब अगर यह एक समय लेता है, क्योंकि इसका मान 1/2 है, यह 2 समय लेता है। इस समय का अनुपात है, भाई ध्यान देना, इस समय का अनुपात है 2:1। P जो है Q से 50% ज़्यादा समय लेता है। मैंने कहा अगर भाई तुम 1 घंटे लोगे ना, मतलब 50% का अर्थ क्या हुआ, 1/2, मतलब इसका अर्थ है, ऐसे सोचिए, 1 से 2 मतलब ये तो दूना कर दिया मैंने, ये देखिए ऐसे करिए, 50% का मतलब 1/2 होता है। अगर इसको 2 समय लगेगा तो इसको 1 ज़्यादा मतलब 3 समय लगेगा, ये स्थिति है। इनके समय में 3:2 का अनुपात है, समय में 3:2 का अनुपात है। समय का अनुपात क्षमता के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम समय लेते हैं, जैसे जो ज़्यादा समय ले रहा है 3 और कम समय ले रहा है 2, तो क्षमताएं उल्टा हो जाती हैं। क्षमता क्या हो जाएगी, 2:3, मतलब इसकी क्षमता कम है, इसकी क्षमता 3 है, ज़्यादा है। क्षमता मतलब प्रति यूनिट समय में किया गया कार्य। अब इन्होंने कहा कि अगर जैसे वो लोग मिलकर काम करें, मिलकर मतलब ये 2 काम करें, ये 3 काम करें, दोनों मिलकर काम करें, तो 18 दिनों में काम पूरा कर देते हैं। तो टोटल वर्क अगर हमको समझना है, सोचिए अगर हम 2 लोग हैं और हम 2 काम करते हैं, आप 3 करते हैं एक दिन में, और हम लोग किसी काम को 18 दिनों में करते हैं, तो हम कुल कितना काम करते हैं, 5 × 18 करते हैं, ये टोटल वर्क हो गया। अब इसी काम को किससे करवाना है, क्यू से करवाना है। क्यू एक दिन में कितना काम करता है, 3 करता है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 छंगे 18, 6 पंचे 30। अगर उससे अकेले करवाएंगे तो उसको 30 दिन लगेगा। जो मिलकर हम करके 18 दिन में कर लेते हैं, अगर क्यू से करवाएंगे तो 30 दिन लगेगा। अगर इसी काम को आपने पी से करवाया होता तो उसको और ज़्यादा समय लगता, उसको 2 से भाग करते और ज़्यादा समय लग जाता, क्योंकि उसका समय पहले से ही कन्फर्म तक ज़्यादा था। ठीक है, इस हिसाब से राइट सोल्यूशन आपका क्या है, 30 दिन है। अगर हम क्यू से उस काम को करवाते हैं तो उसे 30 दिन का वक्त लगता है। 30 दिन यहाँ पर इस प्रश्न 11वें का राइट सोल्यूशन होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 12वां नंबर, ये भी टाइम एंड वर्क का है, बढ़िया है। 9 पुरुष हैं, 12 लड़के हैं, किसी काम को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। 9 पुरुष हैं, 12 लड़के हैं, किसी काम को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि 4 पुरुष और 16 लड़के उसी काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। काम सेम है।
अब ग्रुप वाइज यहाँ पर उनका समय दिया गया है। अब हमको करवाना लेकिन अन्य पुरुष और अन्य लड़कों से है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें उन पुरुष और लड़कों की क्षमता को कंपेयर करना है। भाई देखो काम एक ही है, लेकिन कंडीशन ये है कि 9 अगर मैन होते मेन और 12 बॉयज होते हैं लड़के होते हैं, तो काम पूरा कितने दिन में होता है बोलो? ये हो गई क्षमता। 9 आदमी 12 लड़के काम करते हैं 4 दिन में। इसी काम को 4 अगर पुरुष होते हैं और 16 लड़के होते हैं, तो यही काम पूरा होता है 6 दिन में। अब यहाँ से पुरुष और लड़कों की क्षमता कंपेयर हो जाएगी। करिए, 2 दूना 4 होता है, 2 तिया 6। काम वही था इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ। 2 से डिवाइड करें, 2 9 18 मेन प्लस 12 दूना 24 बॉयज इज इक्वल टू 3 चौके 12 मेन प्लस 3 16 तिया 48 बॉयज। एक साइड कर दीजिए, 12 6 18, 6 आदमी बराबर 24 लड़के, 6 के 6 6 चौके 24 होता है। तो आदमी और लड़के का जो रेशियो बनेगा वो 4:1 बनेगा। मतलब 4 काम अगर आदमी कर पाएगा तो 1 काम लड़का कर पाएगा, मतलब आदमी ज़्यादा क्षमतावान है। अब देखिए उसी काम को चाहे जिसको उठा लीजिए, चाहे इस समूह को चाहे इस समूह को, बात एक ही है। किस समूह को ले लें? पहला वाला। 9 आदमी और 12 लड़के जिस काम को 9 आदमी और 12 लड़के जिस काम को 4 दिन में करते थे, वही काम मुझे करवाना है 6 आदमी और 24 लड़कों से। बोलिए कितना दिन लग जाएगा? वही काम 6 आदमी और 24 लड़कों से करवाना है, कितने दिन में कार्य पूरा होगा? इसके लिए क्षमता का उपयोग करिए। आदमी की क्षमता 4 है, लड़के की 1 है, तो 9 गुणे 4 कर दें प्लस 12 गुणे 1 रखें, और यहाँ पर 4 है, 6 गुणे 4 कर दें, 24 गुणे 1 रखें, और यहाँ पर डी कर दें। समय पता करना है। देखो कितना हो, 9 चौके 36, 12 48 होता है। 48 गुणे 4 हो गया। 6 चौके 24 और 24 ये भी 48 है, गुणे डी कर दो। 48 से खत्म हुआ, 4 दिन लगेगा। 4 दिन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया है। 4 दिन नोट कर लीजिए, 12वां क्वेश्चन आपका डन होता है। तो राइट सोल्यूशन आपका 4 है, 4 दिन। इसको समझ गए होंगे। इस तरह का प्रश्न बन जाता है तो कंपेरिजन अर्थात इस टाइप से रेशियो बनाकर फिर उसी चीज़ को डन करना। देखो आप चाहे तो आप जैसे यहाँ इसको लेकर गए थे, इसको भी लेकर जाते तो भी प्रश्न हल हो जाता, वो इसे ही आता, कोई दिक्कत नहीं होती। अगले प्रश्न पर आइए। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज जानते हैं जो प्रतिवर्ष समान इंक्रीज देता है, साधारण ब्याज होता है। 800 रुपये की राशि थी, मतलब मूलधन था। 3 वर्ष मतलब समय है। यह पैसा कितना हो रहा है? 956 अमाउंट हो जा रहा है। कह रहा है यदि दर को 4% बढ़ा दें, दर अपना बढ़ जाए तो निवेश में कितनी वृद्धि हो जाएगी, निवेश में कितने का इंक्रीज दिखेगा, ये आपको बताना है। देखिए 800 रुपये थे, ठीक है, 800 रुपये प्रिंसिपल था। 3 साल में 3 वर्ष में आपने नोटिस किया होगा 956 रुपये का ब्याज मिला है। यहाँ से हम कई चीज़ें, जैसे एक तो दर निकाल सकते हैं, मतलब ये समझ में आ रहा है कि 3 सालों में इतने का ब्याज मिल रहा है। कितने का बताइए? ये तो अमाउंट हुआ है ना। 3 साल में कितने का ब्याज? 156 का ब्याज मिला है। 3 साल में 156 रुपये का ब्याज मिला है। अब इसने कहा अगर ब्याज दर को 4% हम बढ़ा देते हैं, ब्याज दर को 4%, भाई देखो ये तो सिंपल सी बात है कि अभी 3 सालों में हमको उसी ब्याज दर पर 156 रुपये ब्याज मिला है। अगर ब्याज दर को 4% हम बढ़ा देते हैं तो अपना ब्याज कितना हो जाएगा, पहले ये सोचो। भाई ब्याज भी सीधी सी बात है, 3 गुणे 4 अर्थात 3 गुणे 4 मतलब 12% बढ़ जाएगा। अब 12% बढ़ेगा किस पर बताइए? 800 पर ही तो बढ़ेगा। 800 बढ़े, उसने हमसे नहीं पूछा निवेश में कितनी वृद्धि हो जाएगी, ये पूछ रहा है हमको। तो सीधा सीधा 12% 800 पे करिए। हमको इन सब से तामझाम से कोई मतलब ही नहीं अगर देखा जाए तो। ये पूछता कि कितना हो जाएगा निवेश, कितना बढ़कर हो जाएगा, मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा, तो बात दूसरी थी। हमसे कोई मतलब ही नहीं, इसने सीधा सीधा कहा है कि भाई देखो अभी तक हमारे पास 800 था, 3 वर्ष में 956 रुपये होता था। अब हमसे कहा अगर हम 4% बढ़ा दे तो निवेश में कितनी वृद्धि हो जाएगी। मतलब सीधा सब कॉन्सेप्ट है कि 4% मतलब 4 गुणे 3 कर दो। भाई दर समय का कम्बिनेशन ब्याज होता है। 4 गुणे 3 12% हो गया, हर साल 4%, 3 साल में 12% बढ़ता। 12% मतलब 12/100 गुणे आप 800 कर दो, 12 अट्ठे 96 रुपये तो बढ़ता। यही तो ब्याज के रूप में एक्स्ट्रा बढ़ जाता। अगर हमसे पूछता कि आपका धन कितना हो जाएगा, आपको निवेश के बाद कितना धनराशि मिलेगी, तो हम इसमें भाई 56 और जोड़ते, 96 और जोड़ते, तो अपना कुछ और डेटा आता, ठीक है। लेकिन अभी की केस में हमको 96 ही देना होगा कि अपना जो ब्याज है मतलब निवेश है उसमें 96 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए इसको लेकर के बहुत कंफ्यूजन नहीं, इसमें और कुछ है भी नहीं।
अगर ये प्रश्न आपको देखिए समझ में आ रहा है तो सीधा सीधा आपको बताना है कि इसमें कुछ और नहीं है, केवल 96 रुपए की वृद्धि आपको देखने को मिल रही है। करेक्ट है। चलिए 14, दो बसों की गति का अनुपात 11:9 है। दो बसें हैं, 11:9 की गति में चलती हैं। ये दूसरी बस जो है, दूसरी बस 270 किलोमीटर की दूरी 15 घंटों में तय करती है। तो पहली बस की गति बतानी है। गति मतलब स्पीड, ठीक है। जो स्पीड का रेशियो है 11 अनुपाते क्या है, 9 है। 11 अनुपाते 9 है। ये दूसरी बस देखिए 270 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटे में तय कर लेती है। तो उसकी स्पीड बताओ कितनी है भाई। दूसरी बस 270 किलोमीटर की दूरी है, 15 घंटे में तय कर लेती है। तो स्पीड उसकी यही हो गई ना, क्योंकि स्पीड बराबर दूरी बटा समय चाल हो गया। ठीक है, दूरी बटा समय चाल हो गया। तो आप क्या कर दिए, देखिए यहाँ पर काटिए इसको। 3 × 5 = 15 होता है, 3 × 9 = 27, 5 से इसको डिवाइड कर दे 18 हो गया। इसकी स्पीड देखो कितनी हो गई। जैसे अगर देखा जाए इसने 270 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटे में तय किया था, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 18। इसकी स्पीड कितनी होगी, 9 दूना 18 हुआ, 11 दूना 22। यहाँ पर यह इसकी स्पीड होगी 22 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो जाएगी, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी ऑप्शन नोट करिएगा। 14 नंबर आपका डन होता है। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है 22 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि पहली बस की गति है। क्योंकि दूसरी बस की गति आपको ऑलरेडी दिया, डायरेक्ट तो नहीं था, लेकिन समय और दूरी दे करके कंफर्म कर दिया था और स्पीड का रेशियो दिया था, तो उसी आधार पे हम कंपेयर कर लेंगे। 15 पर आते हैं। 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 है। 11 के बाद ध्यान दीजिएगा, 11 पारी जब खेलता है तो एक बल्लेबाज, उसको लगता है कि हमने प्रति पारी 52 रन बनाए हैं, मतलब एवरेज है। 13वीं पारी मतलब 13वीं पारी के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो गया, 2 बढ़ गया। यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन ज़्यादा बनाए तो उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो अभी तक यहाँ पर उसकी पारी समझिएगा, पारी और एवरेज समझिएगा, दोनों चीज़ समझिएगा, पारी और एवरेज। उसने क्या किया, ध्यान से देखिएगा। उसने 11 पारी खेला और 52 के औसत से रन बनाया। अब इसने कहा 13 पारियों के बाद, तो आपसे मैं अगर एक प्रश्न पूछूं कि 13 पारियों के बाद मतलब उसने कितनी पारी ऐड करी, उसने 2 पारी ऐड करी। 2 ऐड करेगा तो पारी कितनी हो गई, 13। तेरा औसत कितना बढ़ गया, हो कितना गया, 54, बढ़कर 54 हो गया, मतलब औसत में भी 2 की वृद्धि हुई है। 13 पारी पर औसत में भी 2 की वृद्धि हुई है। हमें बता सकते हैं कि उसने इन दोनों पारियों में कितने रन बनाए। अगर ये हमको पता चल जाए तो यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन ज़्यादा बनाए हों तो हम 12वीं पारी का भी स्कोर बता सकते हैं, 13वीं पारी का भी बता सकते हैं। तो आप सबसे पहले कंफर्म करना चाहो कि इन दोनों पारियों में उसने कितने रन बनाए हैं, तो इसका तरीका समझिए। उसने 1 पारी नहीं शामिल करी, उसने 2 पारी शामिल करी है, 2। तो आप इसको 1 बनाना है तो 2 से भाग करो, यहाँ भी 2 से भाग करना होगा। अब आपको कंफर्म कर दो कि अगर उसको इन 2 पारियों में उसके रन जो यहाँ पर जो उसने शामिल किया है 2 पारी, इन 2 पारी मतलब इसमें कौन कौन पारी है पता है, 12वीं है एंड 13वीं है। 2 पारी 12वीं है 13वीं है। ये जो 2 पारी शामिल हुई हैं, इन पारी का स्कोर अगर मुझे बताना हो तो मैं इसके पास जाऊंगा। इस 2 से भाग करने पर 1 आएगा, 1 से गुणा करूंगा 13 आएगा। 13 को जब मैं जोड़ूंगा तो 65 होगा, लेकिन अगर 65 औसत बनेगा उन दोनों पारियों का, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 130 होगा। मतलब ये तय हो गया उसने 12वीं और 13वीं पारी में 130 रन बनाए। करेक्ट। अब इन दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे, ध्यान से देखिएगा। उसने कहा, पढ़िए, बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन ज़्यादा बनाए। पिछली पारी मतलब 12वीं पारी में अगर उसने बनाया n, तो 13वीं पारी में बनाया n + 16, तो जोड़ दिया तो कितना हुआ 130। तो 2n कितना हुआ, घटा दीजिए 16 इसमें तो कितना आएगा 114। n बराबर कितना हो, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14। तो हमसे 12वीं पारी का स्कोर पूछा तो हम कहेंगे 57 स्कोर किया था। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ट्रेडिशनल भी कर सकते थे, फिलहाल ये भी कोई खराब तरीका नहीं है। एवरेज जो पढ़ रहे हैं उनको क्लियर होगा, ऐसा प्रश्न आप कर सकते हैं। 15 नंबर डन होता है। 16वें पर आइए, ध्यान दीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज की 8 सही 1/3% वार्षिक दर पर 1728 कितने वर्षों में 2197 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ब्याज दर है, इसको भिन्न में कन्वर्ट करिए। चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी ध्यान दीजिएगा। 8 से 1/3 मतलब 8 × 3 = 24, 25/3, और सोचा जाए तो 16 सही 2/3, 1/6 जो होता है उसका आधा है। अगर इसको भिन्न में आप कन्वर्ट करेंगे इसको,
भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 8 3 24, एक 25/300 होगा, मतलब यह 1/12 होगा। कितना होगा? 1/12 होगा। आप इसको क्या लिख सकते हैं पता है? 12 से 1 बढ़कर 13 हो रहा है। 12 से 1 बढ़कर 13 हो रहा है अमाउंट। तो हमने भी देखा है कि अपना धन भी कैसे हुआ है, 1728 से कितना बढ़कर हुआ है बताएं? 2197। मैं आपको बता दूं, जो 1728 होता है वो 12 का क्यूब होता है, और 2197 जो होता है वो 13 का क्यूब होता है। तो निश्चित तौर पर 3 साल के गैप में ऐसा होगा। कितने साल में? 3 साल में। ध्यान दीजिएगा, 3 साल इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आएगा। 3 साल में इस दर से कोई धन जो 1728 था वो आपका बढ़ करके 2197 रुपए होगा। तो इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन आपका कितना होगा? 3 वर्ष होगा, जो आप लोग लगा सकते हैं। तो 16 प्रश्न आपका 16 नंबर कंप्लीट होता है। आइए 17 पर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि एक घन की भुजाएं को दोगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन उसके वास्तविक आयतन का क्या होगा? जो घन की भुजा थी अगर उसको हम डबल करते हैं तो घन जो होता है जिसे हम क्यूब कहते हैं, आप सबको पता है ऐसे होता है बेसिक स्ट्रक्चर इसका, ये ठीक है, ये घन है। घन की कह रहा भुजाओं को डबल कर दें, दोगुना कर दें, तो उसका आयतन उसके वास्तविक आयतन का क्या हो जाएगा? जनरल सोचिए, अगर भुजा सबकी इसकी ए है, ए है, ए है, तो आयतन इसका क्या होता है? ए क्यूब होता है। अगर हमसे कहा जा रहा है कि उसकी भुजा को डबल कर दें, भुजा को डबल कर दें मतलब 1 से 2 कर दें, तो एक बार नहीं, इसको 3 बार करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयतन देखिए इनका कम्बिनेशन, यहाँ पर आयतन इसका कम्बिनेशन, तो इससे कन्फर्म हो जाएगा कि आयतन 1 से कितना हो गया? 8 हो गया। तो निश्चित तौर पर 8 गुना हो गया, आयतन क्या हो गया? 8 गुना हो गया। अगर यहीं पर हमसे पूछता कितने परसेंट बढ़ गया, तो कितने परसेंट बढ़ गया पता है? 1 से 8 होना मतलब 7 बढ़ना, 7 गुणे 100/1 हो जाना मतलब 700% बढ़ जाना। हालांकि कितने गुना लगाएंगे हम लोग? 8 गुना हो जाएगा। अगर उसके घन की भुजा को हमने डबल किया तो उसका आयतन स्वयं का 8 गुना हो जाएगा, वास्तविक आयतन से 8 गुना बढ़ जाएगा। तो राइट सोल्यूशन यहाँ पर 17वें का 8 गुना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न क्या है? ध्यान दीजिएगा, यदि विक्रय मूल्य रुपए 1680 है, कितना है? 1680 एसपी है, विक्रय मूल्य है, तो 16% की हानि होती है। विक्रय मूल्य अगर 1680 है तो 16% की हानि होती है। यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है तो उत्पाद का अंकित मूल्य हमको बताना है। करेक्ट है? देखिए ध्यान से, बहुत बढ़िया है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कंफर्म कर सकते हैं। एक तो जैसे पहली लाइन से वस्तु का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्या? कि अगर 1680 रुपये विक्रय मूल्य है तो 16% की हानि है। 16% की हानि का मतलब क्या हो जाएगा पता है? आप चाहो तो यहाँ से वस्तु का मतलब एक तरह से जैसे 16% की हानि है, ये विक्रय मूल्य है, कंपेयर नहीं कर सकते इसको, ये हानि है। इसको हम डिसाइड कर लेना तो इसको हम लिख क्या सकते हैं? 4 चौके 16, 4 25 बार 100, मतलब ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपकी हानि है। ये क्या है? हानि है। तो हम सबको विक्रय मूल्य सोचना है, तो इससे अगर हम इससे कम कर दे तो विक्रय मूल्य कितना होगा पता है? 21 होगा। कह दें कि 21 बराबर आपका 1680 दिया हुआ है, और आपको क्या निकालना है? अगर मान लो क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य हो जाएगा 21, देखिए कितना बार? 8 बार। तो 25 अट्ठे हम लोग 200 जानते हैं, 2000। इसका जो सही में क्रय मूल्य था ना वो आपका 2000 था। अब इसका क्रय मूल्य कितना था? 2000 था। देखिए क्रय मूल्य 2000 था, और हमसे कहा है कि यदि उसको 8% की छूट देने पर भी 15% का लाभ लेना है, ग्राहक को 8% की छूट। देखिए जैसे स्थिति अब ये हो गई। अब आइए देखिए, हम लोग एक ऐसे लेवल पर आ चुके हैं जहां से बहुत कुछ कंफर्म कर सकते हैं। जैसे किसने कहा है कि अगर हम 8% की छूट दे तो भी हमें 15% का लाभ चाहिए, तो उसका हमें अंकित मूल्य निर्धारित करना है। तो एक चीज ध्यान देना, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होती है और लाभ हमेशा क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर होता है। यहाँ पर जो बीच का डेटा होना चाहिए वो विक्रय मूल्य होना चाहिए। क्यों? विक्रय मूल्य ऐसे होगा कि अगर 8% लिखा है आपने, 8% लिखा है, तो इसका मतलब ये कहने का अर्थ हुआ कि अगर हम 8% को 2/25 लिख दें, 25 उसका एमपी हो, अगर विक्रय अंकित मूल्य हो तो 2 की छूट हो तो 23 उसका विक्रय मूल्य हो जाए। उसी प्रकार से अगर 15% मतलब 3/20 होता है, तो 20 अगर क्रय मूल्य हो तो 23 उसका विक्रय मूल्य हो जाए। यहाँ क्रय मूल्य कर दीजिए, यहाँ पर अंकित मूल्य कर दीजिए। ठीक है? अब आप देखिए कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको सॉल्व। हम कहेंगे कि अगर हमने किसी ग्राहक को बोला है 25 दाम, तो उसको हमने 2 कम करके बेचा कितने में है? 23 में। फिर हमने कहा कि अगर हमने किसी ग्राहक को कहा है कि इस वस्तु का मतलब हमने लगाया है 20, हम चाहते हैं कि उसको हम 23 में बेचें।
अब ध्यान से देखेंगे तो आपको खुद ही कंफर्म हो गया होगा कि यहाँ पर यह बीच में वैल्यू डेटा सेम है, 23 है, यह 20 है और यह 25 है। इसका मूल्य हम लोग को देखिए यहाँ पर दिया है 2000, तो इसका मूल्य हमारा कंफर्म हो जाएगा 2500। अंकित मूल्य ही पूछा था, 2500 लगा दीजिए, सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, बाकी अगर चाहें तो दिमाग ऐसे भी लगा सकते हैं कि इसको 92% कर दें, उसको 115 कर दें, तो वहाँ से भी सोचा जा सकता है, लेकिन ठीक है ऐसे करिए, कोई ऐसी बात नहीं, उससे भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर वही है कि अजीब सा, मतलब एक थोड़ा सा सिस्टमेटिकली आपने समझ लिया चीज़ों को, बहुत बढ़िया से आपने कन्फर्म किया। 2000 से यहाँ पर एक तरह से सोचा जाए, इसका जो अंकित मूल्य होगा ग्राहक को 2500 दिखाना होगा। फिर उसको कितने में बेचा था, क्या हुआ था, ये अलग बात हो गई। ठीक है, 2 लेवल पर प्रश्न का सलूशन दिया है। 18 नंबर डन होता है। 19 पर आइए। 19 क्या है? शरबत के 2 मिश्रण हैं। पहले मिश्रण में पानी और शरबत 4:3 के अनुपात में है। दूसरे मिश्रण में इनका अनुपात 3:2 है। दोनों को क्रमशः 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाना है। तैयार मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात क्या होगा? पहले में पानी और शरबत, ध्यान से देखिएगा, पानी और शरबत, पानी शरबत है जो कि किस रेशियो में है? 4:3 के रेशियो में। 4 भाग पानी है, 3 भाग शरबत है। फिर उसने कहा कि दूसरे मिश्रण में 3 भाग पानी है, 2 भाग मिश्रण है। अब इसने हमसे कहा कि दोनों शरबतों को, दोनों को क्रमशः 1:2 के अनुपात में, जैसे 1 भाग इसका लें, 2 भाग इसका लें, 1 भाग इसका लें और 2 भाग इसका लें, तो हम लोगों को इसको मिला देना है। मिला करके नया जो मिश्रण बनेगा उसमें पानी और शरबत का रेशियो हमको बताना है। तो आप लोग अगर जैसे ऐसा प्रश्न देख रहे हैं तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अब इसने जैसे हमसे कहा कि आपको 1 और 2 भाग लेना है दोनों का। 1 और 2 भाग लेने का मतलब एक चीज़ पहले तय कर लीजिए। जैसे अगर ये सोचिए डेटा कितना है, 4 3 7 है, ये 3 2 5 है, पहले बराबर करिए, फिर उसके बाद मात्राओं को जो है हम अपने हिसाब से रेशियो बनाएं। अगर बराबर करना है तो 3 2 5 इसको 5 से गुणा करें और इसको 7 से गुणा करें, तो बराबर हो जाएगा, तो चीज़ें तय करना आसान हो जाएगा। अब ये 4 पंचे कितना होगा? 20 और 5 दिया 15 होगा, 7 त्रिक 21 होगा और कितना हो जाएगा? 7 दूना 14। लेकिन ध्यान दीजिए, आपको इसका 1 भाग लेना है, इसका 1 भाग लेना है और इसका 2 भाग लेना है। अगर 1 भाग लेंगे तो 20 और 15 ही रहेगा, बट इसका 2 भाग लेने पर यह 42 और 28 हो जाएगा। अब आप मिश्रण बना लीजिए, मिश्रण बन जाएगा सेम पर, उसी हिसाब से यह आपका 62 हो गया और ये 8 5 13, 3 2 1 3, 3 1 4, 43 हो गया। 62 और 43 का रेशियो बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 62 43 का रेशियो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो गया। पहले क्या करना था? मात्राएं बराबर करनी थी। मात्रा बराबर करने के लिए जैसे इसका टोटल 5 7 था, इसका 5 था, 5 7 से गुणा ऊपर नीचे कर दिया। रेशियो जो नया बना उसको अब 1 भाग और 2 भाग में कंबाइन कर दीजिए, ऑटोमेटिकली कॉम्बिनेशन का रेशियो सेट हो जाएगा। 20वां देखिएगा। एक लड़के के पास कुल 60 रुपए है, कुल 60 रुपए का धन उसके पास है, जिसमें 5 6 8 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमको बतानी है। 2 चीज़ें तय हैं, एक तो जैसे इन रुपयों की जो अलग अलग सिक्के हैं उनकी संख्या का अनुपात दिया है। क्या दिया है? 5 6 और 8, और टोटल मूल्य कितना उसके पास धन है ये भी हमको दे दिया है। कुल मूल्य दिया है जो कि 60 रुपये है। कभी भी कोई ऐसा प्रश्न बनेगा तो उसमें संख्या का रेशियो अगर दिया है तो हमें हमेशा मूल्य अर्थात आपकी वॉलेट में कुल कितना पैसा ये दिया होगा, और संख्या हमसे पूछ रहा है तो आपको इसको ले जाना होगा मूल्य के रेशियो में। मूल्य के रेशियो में अगर लाना है तो बहुत आसान है, देखिए कैसे कर सकते हैं। जैसे 50 पैसे 1/2 रुपये होता है, 25 पैसे 1/4 रुपये होता है, 1 रुपये तो 1 होता ही होता है। तो आप एक काम करें, 5 का 1 से मल्टीप्लिकेशन कर दें, 6 का 1/2 से करेंगे 3 होगा, 8 का 1/4 से करेंगे 2। ये इनके मूल्यों का अनुपात हो गया। अगर मूल्यों का अनुपात हो गया और मूल्य टोटल 60 है तो डिस्ट्रीब्यूट करिए 5 3 8 2 10 में। 10 बराबर 60 होगा, 1 बराबर 6 होगा। किस पैसे के? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे का कुल मूल्य कितना है? 12 रुपये। अगर 25 पैसे के कुल मूल्य हैं 12 रुपये, तो हमारे पास 12 रुपये 25 पैसे के रूप में अगर हैं तो हमारे पास कुल कितने सिक्के होंगे पता है? इसका 4 गुना। कैसे? 1/4 होता है ना, 4 उल्टा कर दीजिए, तो एक प्रकार से इसकी संख्या अगर 12 आई है तो 12 गुणे 4 करना होगा, मतलब 54 54 के रूप में 4 54 आएगी तभी तो 1 रुपया होगा। इस हिसाब से अगर 12 रुपये बनाना है तो 12 चौके 48 सिक्के ला कर दो, तभी जाकर 12 रुपये बनेगा। तो राइट सोल्यूशन आपका बी ऑप्शन है, 48 है। अब आते हैं हम लोग डीआई के प्रश्नों पर, जो एक बढ़िया डीआई है जो रेशियो के फॉर्म में आपको दिया गया है। थोड़ा इसको अच्छे से ऑब्जर्व करिए, प्रश्न हल कर डालिए। 21 से 25 तक नीचे दिए गए ग्राफ में 2 कंपनियां हैं,
एक P है तथा Q के आयात तथा निर्यात का अनुपात दिया गया है। आयात एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, दोनों प्रकार से रेशियो दिया है। ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके प्रश्न को हल करें। निर्यात देखो, रेशियो आयात और निर्यात का है। दो कंपनियां हैं, P को ब्लैक कलर से, Q को रेड कलर से दर्शाया गया है। अब जैसे अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, जैसे ब्लैक को P, 0.8 का मतलब होता है 80/100, मतलब 20 चौके 80, 20 पंचे 100। ये आयात होगा, 5 आयात किया गया है, 4 निर्यात किया गया है। ये आयात निर्यात का अनुपात है। एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर कभी ऐसे कोई भिन्न बना A/B और उसमें यह मान अगर 1 से छोटा है, 1 से छोटा है मतलब आप देखेंगे तो हमेशा A का मान B से छोटा दिखेगा, तभी वह 1 से छोटा होगा। मतलब इस बात को बहुत क्लियर समझिएगा। और अगर मान लो यही A/B है, ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब A ग्रेटर देन B होगा। ऊपर का मान, जैसे अभी यहाँ पर इसको देखिए, यह आपका पता है 6/5 होगा, साल कर लीजिए। तो ऊपर ज़्यादा है, नीचे कम है, मतलब आयात ज़्यादा है, निर्यात कम है। ये चीज़ ध्यान देना होगा, मतलब रेशियो देख करके। अब आइए प्रश्नों को पढ़ा जाए। यदि कंपनी Q का वर्ष 2007 तथा 2008 में कुल निर्यात 24 करोड़ है, किसकी बात कर रहा है? कंपनी Q की, मतलब इस रेड कलर वाले की। 2007 में देखा और 2000 कहाँ पर देखा? 2008 में देखा। कुल देखिए, इसने कहा कंपनी Q का वर्ष 2007 तथा 2008 में कुल निर्यात 24 करोड़ है। इन दोनों वर्षों में आयात कितना था? इन दोनों वर्षों में आयात कितना था? अगर हम इसका सोल्यूशन करें तो सोचिए, हम गए 2007 में और इसका जो रेशियो था कितना, देखिए 1.20 था, जबकि यहाँ पर कितना था? 1.20 था। ये सबसे अच्छी बात है कि दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल ना होते तो अजीब होता, मतलब ये डिफाइन करना बड़ा टफ होता। जैसे अगर सोचो तो यहाँ पर भी रेशियो कितना था, देखिए यहाँ पर भी 6 और क्या था बताएं, 6/5, और यहाँ भी 6/5 था। तो ऐसी केस में हम लोग देख सकते हैं कि भाई बेस सेम है तो ले चल सकते हैं। 6 कितना मानिए 12, 12 बराबर क्या कर दें 24, तो 5 5 कितना है 10, 10 बराबर क्या हो जाएगा 12 दूना 24, 10 दूना 20। यहाँ पर 20 ले लीजिएगा, क्योंकि देखो रेशियो सेम जा रहा है इसलिए हम कर सकते हैं। और अगर रेशियो सेम ना होता तो फिर बेस जब कन्फर्म ही नहीं तो हम डिसाइड नहीं कर सकते थे। तो 20 करोड़ यहाँ पर क्या हो जाएगा बताएं, 20 करोड़ का आयात हो जाएगा, क्योंकि आयात और निर्यात का रेशियो हमको दिया है। हमको निर्यात दिया है 24 करोड़, ध्यान से देखना, एक सेकेंड। निर्यात हमको 24 करोड़ दिया है, हमसे आयात पूछा गया है। इसको थोड़ा देखिए ध्यान से, क्योंकि जो ये बना है ऊपर का भाग आपका क्या है, ऊपर का भाग आपका आयात है और नीचे का भाग आपका क्या है, निर्यात है। इसको देखिए नहीं तो गलत हो जाएगा। अब आपको इस 10 का मान दिया है, दरअसल देखा जाए तो 24, और 12 का मान आपसे पूछा है, ठीक है। तो ये देखो अगर सोचा जाए तो ये 2.4 हो जाएगा, और 12 से गुणा करिए, 10 से भाग करेंगे 2.4 होगा। 12 चौके 48, 12 दूना 24, 4 28, ये 28.8 आएगा। ये अगर 20 गलती से लगा दे तो गलत हो जाएगा, गलती से, ठीक है, क्योंकि हमसे कहा है आयात और निर्यात, और वैल्यू किसकी दिया है, निर्यात की। तो निर्यात क्या होगा, नीचे वाला मान, नीचे मतलब 5 5 10, 10 को लेकर चलना होगा, ठीक है। इस हिसाब से जाइए तो सही होगा। नेक्स्ट चलिए, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में Q का आयात निर्यात से अधिक रहा? हम Q की बात कर रहे हैं, कितने वर्षों में Q का आयात निर्यात से अधिक रहा? जैसे यहाँ पर देखिए 1/1 होगा, मतलब बराबर था। यहाँ पर देखिए तो यह आपका कितना हो जाएगा 11/10, मतलब इसको हल करेंगे तो 11/10 होगा। यहाँ पर आयात ज़्यादा है, क्योंकि ये रेशियो ध्यान दीजिएगा, ऊपर आयात है नीचे निर्यात है, तो आयात ज़्यादा है इसमें, हमको आयात निर्यात से अधिक, तो हमको इसको लेने में कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पर एक से बड़ा डेटा होगा उसको ले सकते हैं, क्योंकि आयात को अधिक देखना है तो एक से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर भी ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा है, यहाँ पर बराबर है, मतलब 4 वर्षों में आपने देखा कि आयात निर्यात से अधिक था। ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। जहाँ जहाँ भी एक से बड़ा डेटा 1 दशमलव समथिंग होगा वहाँ पर आयात अधिक है, निर्यात कम है, क्योंकि निर्यात नीचे वाला मान है। फिर देखिए, यदि वर्ष 2008 में कंपनी P का निर्यात 60 करोड़ था, कंपनी P की बात कर रहा है और 2008 की बात कर रहा है। 2008 में देखिए यहाँ पर 1.40 है इसका मान, और इसको सॉल्व करेंगे 2 सते 14, 2 पंचे 10, 7/5 है। ये आपका आयात है और ये आपका निर्यात है। निर्यात 60 करोड़ है, तो इसी वर्ष कंपनी का आयात, मतलब निर्यात की वैल्यू जो 5 है, वो 5 बराबर कितना दिया है, 60 है। 7 बराबर क्या होगा, 5 बरहम में होता है, 12 सते 84 होता है। 84 करोड़ इसका क्या हो जाएगा बताइए, 84 करोड़ इसका आयात है। ऑप्शन नंबर सी है राइट सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, दिए गए वर्षों में कंपनी Q का औसत निर्यात। एक बात मैं बता दूं, औसत क्या होता है, योग बटा संख्या,
और यहाँ पर जितने आंकड़े दिए गए हैं इसमें कहीं वैल्यू नहीं है, ये सब दे आर ऑल द कंपेरिजन, और कंपेरिजन को देख करके कोई औसत नहीं निर्धारित कर सकता है। मतलब अगर हमको केवल तुलना दिया गया है, भिन्न में, रेशियो में, कैसे भी करके दिया हो, परसेंटेज में, तो हम उसको देखकर डेटा थोड़ी डिफाइन कर पाएंगे। अब इसने लिखा तो है क्यू का औसत निर्यात, बहुत लोग सोचेंगे चलो क्यू की वैल्यू हम लोग यहाँ पर सोच लेते हैं ऑप्शंस के हिसाब से, जैसे 1/1 है इतना फला, और डिफाइन नीचे का मान लेकर के जोड़कर संख्या से भाग कर दे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आंकड़े अपर्याप्त हैं, हमें जब तक वैल्यू नहीं देगा हम औसत निर्यात नहीं निकाल सकते हैं। ऐसे में जब भी किसी प्रश्न में रेशियो के आधार पर बिना किसी मान को दिए वैल्यू पूछेगा तो आंकड़ा नहीं डिसाइडेड है, तो आंकड़ा अपर्याप्त है, इसकी वजह से हम ऐसे प्रश्नों का सलूशन नहीं कर सकते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए वर्षों में कंपनी पी का निर्यात आयात की तुलना में किस वर्ष अधिकतम रहा। अब जैसे इसको भी अगर हमें सोचना है, पी का जो निर्यात है आयात की तुलना में किस वर्ष अधिकतम रहा, आयात की कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा कहाँ रहा, ये हम कर सकते हैं। इसमें भी हमको सारे वर्ष नहीं देखने, 6 देखना है, 7, 5, 10, कहाँ का देखना है, 5 देखना है, 6, 7 और 10 देखना है। 2 वर्ष छोड़ दीजिएगा, इन दोनों को नहीं देखना है। और किस कंपनी का देखना है, कंपनी पी का देखना है। तो कंपनी पी कहाँ पर है, कंपनी पी मतलब ये ब्लैक वाला, ये देखिएगा, ये 4/5 है, ठीक है, ये 6/5 है, ठीक, ये आपका 1/1 है, 1/1, और लास्ट देखिएगा ये भी 1/1 है। अब हमसे बोला है कि आयात की तुलना में निर्यात किस वर्ष अधिकतम रहा। आयात ऊपर है, आयात ऊपर है, निर्यात नीचे है। यहाँ पर अगर सोचो 4 से कितना है, 4 से 5 है, तो 4 से 5 है तो एक प्रकार से 1 बढ़ा है, 1 × 100/4 करेंगे तो 25% की वृद्धि है। इसमें सोचिए तो कम है, इसको छोड़ ही दीजिए, ये बराबर है, ये भी बराबर है, तो बचा कौन, 2005। 2005 आपका राइट सोल्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पर आयात की तुलना में निर्यात सबसे ज़्यादा था। तो राइट सोल्यूशन आपका यहाँ पर, क्योंकि आयात 4 था तो निर्यात 5 था, बाकी तो यहाँ पर आयात 6 था तो निर्यात कम ही हो गया, और बाकियों में बराबर बराबर हो गया। तो सही सोल्यूशन इसका 2005 है। यही इस प्रश्न का हल है और यह कंप्लीट होता है। तो आज का यह मॉक टेस्ट कंप्लीट। आप सभी लोग प्रश्नों को मिला लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, और कहीं किसी डाउट में अगर आप हैं तो कंफर्म हमें जरूर कीजिएगा कमेंट से। बाकी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को।